लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। कहते हैं कि कर भला सो हो भला, लेकिन अर्नब गोस्वामी के मामले में ये उल्टा दांव पड़ गया है, यानी कि कर बुरा तो हो बुरा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके पीछे के तथ्य हैं। उन तथ्यों पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आत्महत्या के उकसाने के मामले में 4 नवंबर को अर्नब गोस्वामी को उनके मुंबई स्थित घर से गिरफ्तार किया जाता है। उनको सीजीएम की अदालत में पेश किया जाता है और वहां से 14 दिन की जुडिशियल रिमांड में उनको जेल भेज दिया जाता है। इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हैं, हैवियस कॉर्पस रिट फाइल करते हैं और गैर कानूनी बताते हुए अंतरिम जमानत की मांग करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ये कहते हुए जमानत देने से इनकार कर देता है कि फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है और जिन तथ्यों के आधार पर आप हैवियस कॉर्पस रिट यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लेकर गैर कानूनी गिरफ्तारी कह रहे हैं, वो गैर कानूनी गिरफ्तारी नहीं है। ये बात तो हो गई हाईकोर्ट की। अब मैंने जो सबसे पहले कहा कि कर बुरा तो हो बुरा, अब मैं उस पॉइंट पे आ जाता हूं। अब आप याद करिए एक्टर सुशांत सिंह का केस। एक्टर सुशांत सिंह के मामले में रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनको लेकर अर्नब गोस्वामी ने करीब 3 महीने तक एक भयंकर मीडिया ट्रायल करा। लगातार रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह का दोषी, मौत का दोषी बताया गया। यह भी दावा अर्नब गोस्वामी की तरफ से लगातार अपने चैनल पे किया जा रहा था कि राज्य सरकार और कहीं ना कहीं पुलिस मिली हुई है, पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, नहीं तो रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से इसमें गुनाहगार हैं सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले में। इस मामले को लेकर अर्नब गोस्वामी रिया तक ही नहीं रहे, उनके परिवार तक पहुंच गए। 10-10 टीवी चैनल की क्रू टीम्स, ओबी वैन, पूरी ताकत झोंकी गई एक लड़की रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार की बदनामी के लिए। बाद में हालांकि हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी रिया चक्रवर्ती को, और इस मामले में जब एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की रिपोर्ट आई तो साफ तौर पर बताया गया उसने आत्महत्या की थी। हालांकि यहां यह बताना जरूरी होगा कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी जिस नोट के तहत हुई है, आत्महत्या करने से पहले अन्वय नायक जो इंटीरियर डिजाइनर थे, जिनका आरोप था कि करीब 5 करोड़ रुपया उनका बकाया था अर्नब कंपनी पर, उन्होंने अपनी मां के साथ आत्महत्या कर ली थी और एक नोट लिखा था। नोट में बकायदा अर्नब गोस्वामी का नाम था। लेकिन सुशांत सिंह केस में ऐसा कोई नोट नहीं था, ना ही रिया चक्रवर्ती का कोई कहीं सुशांत सिंह ने कोई जिक्र किया था। अब इस मामले से रिया चक्रवर्ती तक यहां सीमित नहीं रहे अर्नब गोस्वामी, वो पहुंच गए महाराष्ट्र की गैर बीजेपी सरकार को निशाने पर, यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार पर भी हमला करने लगे। सीएम उद्धव ठाकरे पर भी हमला करने लगे, मुंबई पुलिस पर भी हमला करे। पत्रकारिता की एक अपनी लैंग्वेज होती है, एक सीमा होती है, उस सीमाओं को भी वो क्रॉस करते चले गए और लगातार हमले करते गए। हमलों का परिणाम यह हुआ कि कहीं ना कहीं एक गैर बीजेपी सरकार की इमेज को पब्लिक में धूमिल करना था। बहरहाल उन्होंने किसी हद तक उसमें सफलता भी हासिल करी। लेकिन इससे बीच अब अर्नब गोस्वामी के भी बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती में आपने देखा कि उन्होंने कैसे मीडिया ट्रायल किया था। साल 2018 में 5 मई 2018 में एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें अन्वय नायक और उनकी मां कुमुद नायक ने आत्महत्या की होती है और आत्महत्या के साथ एक नोट छोड़ा होता है। उस नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम होता है। इस मामले में पुलिस इनकी गिरफ्तारी करती है 4 नवंबर 2020 को। इससे पहले अप्रैल 2019 को पुलिस इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देती है। अप्रैल 2019 में दाखिल करती है और मई 2019 में अन्वय नायक जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनकी बेटी ने रिप्रेजेंटेशन देते हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री को। उस मामले पे सुनवाई चलती रहती है, कार्रवाई शुरू हो जाती है और 4 नवंबर 2020 को पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी करती है अर्नब गोस्वामी की।
इस मामले में जब वो गिरफ्तारी करने जाती है तो पूरी तरह से ड्रामा होता है। पुलिस वाले अर्नब गोस्वामी के घर आते हैं और उनको बताते हैं उस ऑफेंस के बारे में, और ऑफेंस के बारे में बताते हुए उनसे कहते हैं कि हम आपकी अरेस्टिंग कर रहे हैं। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है डीके बासु के केस में कि आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है, और कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया अपनाई गई थी। अब मैं इसी वीडियो में आपको वो वाला वीडियो भी दिखाना चाहूंगा जिस दिन 4 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो आप पूरा पहले वीडियो देख लें। Maintain social. Don't you sign on here? Don't worry. Ma'am, please. Ma'am, please. You put your signature on this paper, please, ma'am. Please acknowledge. Is it against you? Ma'am, please acknowledge the copy. Is it for me? Yeah. Is it for you? It's against you. Please, ma'am. Please look here. No, we can't keep the distance. Better you come with us. Keep a distance. Better We will all go. Wait. Are you coming with us? Distance from me. Are you coming with us? Just to are you coming with us? This is going. Please, I'm asking, are you coming with us? Please wait. I am operating by. Listen. I am not finished. Listen. I am devising 7 from Raigad Police. I am here to arrest you in CR number 59 of 2018 under section 336. No. You have to cooperate me. You have to cooperate with me. You physically assaulted by ma'am, please. First you want your signature. Physically assault. Ma'am, please. You please put your signature. Failing to cooperate, we are going to arrest him. They physically We are assaulted. taking him to Raigad, They are Alibag. They are physically assaulted. They are physically assaulted. Ma'am. They are physically ma'am, assaulted. Ma'am, please cooperate. Ma'am, I will. Please first, it is a live. Ma'am, you are live. I need to make some arrangements. Ma'am, please cooperate. I need to make some arrangements. You are live. You are live. तो फिलहाल वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में बकायदा पुलिस कह रही है कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, आप पर इंडियन पीनल कोड का 306 यानी कि आत्महत्या से उकसाने का मामला और दफा 34 यानी कॉमन इंटेंशन लगा हुआ है, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन वो इनकार कर देते हैं, वो सोफे पे बैठ जाते हैं। इसके बाद पुलिस हल्का बल प्रयोग करता है क्योंकि पुलिस के पास पावर है, आपको कोऑपरेशन करना है पुलिस के साथ। अगर वो गिरफ्तारी करने आई है बकायदा तो आपको उनके साथ कॉपरेशन करना चाहिए। बहरहाल ये नहीं किया। इस मामले में अदालत में सीजीएम की जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत में मुंबई पुलिस इनको पेश करती है। वहां भी तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं, इन्होंने वहां भी हंगामा शुरू कर दिया। कोर्ट ने बकायदा इनको फटकार भी लगाई थी कि आप यहां पर तमाशा ना करें। इन्होंने कहा कि मेरे साथ हमला किया गया, मुझको मारा पीटा गया, मेरे परिवार के साथ गलत दुर्व्यवहार किया। हालांकि सीजीएम की अदालत ने इनकी इन बातों को मानने से इनकार कर दिया। जो लाते समय उनकी मेडिकल रिपोर्ट की गई थी, उस मेडिकल रिपोर्ट और वीडियो को देखने के बाद अदालत ने उससे साफ इनकार कर दिया, यानी कि नहीं माना। अब आते हैं मुद्दा हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट ये पहुंचते हैं और हाई कोर्ट में वरिष्ठ वकील, बड़े जाने माने वकील हरीश साल्वे को पेश करते हैं। हरीश साल्वे सबसे पहले कहते हैं कि साहब जो गिरफ्तारी की गई है वो पूरी तरह से गैर कानूनी गिरफ्तारी है, इलीगल है, इसलिए हम हैबियस कॉर्पस रिट फाइल करते हैं और इनकी अंतरिम जमानत। हाई कोर्ट कहता है कि हैबियस कॉर्पस रिट का ये मामला बनता ही नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन को 226 में हम अपनाएं ये कोई जरूरी नहीं है। साथ ही हाई कोर्ट कहता है कि इस मामले में जब आपने याचिका डाली और हम आपको जब सुन रहे हैं तो आपको सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया है, वहां से जुडिशियल ऑर्डर आपका हुआ, इसलिए ये कहना गैर कानूनी है या अवैध है तो ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके साथ ही अर्नब गोस्वामी की तरफ से यह भी दलील दी जाती है कि जो अन्वय नायक की कंपनी है जो इस मामले में आत्महत्या करते हैं और अर्नब गोस्वामी की जो कंपनी है उनमें आपस में व्यापारिक रिश्ते हैं, उनमें आपसी कोई जीजा साले का रिश्ता नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो दोस्त दोस्त का हो, इसलिए आत्महत्या का उकसाने का मामला नहीं बनता है। लेकिन हाई कोर्ट इस पर कहता है कि अभी जांच जारी है, अभी 306 की एफआईआर है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, तब हम एफआईआर पर रोक लगाएंगे। इसके साथ ही
अर्नब गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे ये भी तर्क देते हैं कि इस मामले में पुलिस को अधिकारी नहीं था, क्योंकि 2019 में ये ऑलरेडी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई थी। अब पुलिस स्वतः संज्ञान लेके कैसे री इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? तो हाईकोर्ट ने कहा राज्य सरकार के पास पूरी तरह से सुपरवाइजरी पावर है। कानून जो बॉम्बे पुलिस एक्ट है 1951 वो भी इनेबल करता है, यानी कि राज्य सरकार फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर इस मामले में कर सकती है। इसलिए ये कहना कि उन्होंने जांच शुरू कर दी और जांच गए बिना अदालत के नहीं शुरू कर सकते थे, तो वो कर सकते थे। यानी कि हाईकोर्ट ने इन सब मुद्दों को लिया। इसके साथ ही एक मुद्दा और उठाया गया। अर्नब गोस्वामी तो बड़े पत्रकार हैं, संपादक हैं, एडिटर हैं, मालिक हैं, लेकिन उनके सामने एक छोटे से अदने से पत्रकार का मसला उठाया गया। याद होगा आपको प्रशांत कनौजिया का मामला। प्रशांत कनौजिया के मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई थी उत्तर प्रदेश से। वो पत्रकार वायर के पत्रकार रहे हैं और उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ। सेक्शन 500 और 505 के तहत उन पर एफआईआर दर्ज की गई और उनको अरेस्ट किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तत्काल उन्हें छोड़ो और ऑर्डर दे दिया। इसको अर्नब गोस्वामी के वकील ने कहा कि जब प्रशांत कनौजिया के मामले में ये आदेश आ सकता है तो आप ये आदेश क्यों नहीं सकते? अब हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भाई ये जो मामला है प्रशांत कनौजिया का, उसमें ट्वीट किया गया था और सेक्शन 500, 505 यानी कि मानहानि, स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ, ये दो अपराधों के लिए इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। जहां तक आपके मसले का सवाल है, आप पर इंडियन पीनल कोड का 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। बाकायदा नोट मिला है जिसमें आपका नाम है। तो इस आधार पर आपको, प्रशांत कनौजिया के आधार पर आपको जमानत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 142 में, आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को एब्सोल्यूट बहुत बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, इसलिए उसका इस्तेमाल करके उन्होंने प्रशांत कनौजिया के रिलीज का ऑर्डर दे दिया। लेकिन हमारे पास वो अधिकार नहीं है, इसलिए हम फिलहाल नहीं दे सकते हैं। हालांकि मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि प्रशांत कनौजिया के मामले में जब गिरफ्तारी हुई थी तो बहुत से पत्रकार निकले थे और प्रेस क्लब से बाकायदा एक प्रदर्शन निकला था। उस समय अर्नब गोस्वामी वहां नहीं मौजूद थे। हालांकि उनकी इच्छा है, वो संपादक है, नहीं भी होंगे, लेकिन फिर भी उनको जब जरूरत पड़ी तो उसी प्रशांत कनौजिया का केस उन्होंने कोर्ट किया। अब बात कर लेते हैं कि निचली अदालत और हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। कल यानी कि बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। इस मामले को लेकर तमाम तथ्यों के साथ अर्नब गोस्वामी अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या निचली अदालत और हाई कोर्ट में उनके खिलाफ जिस तरह का वातावरण बना है, जिस तरह का ऑर्डर्स उनको मिले हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इसके साथ ही जो हमारी तमाम कानून के बड़े जानकारों से सलाह मशवरा हुआ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अर्नब गोस्वामी के मामले में बड़े जाने माने, बड़े वजन के वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। हरीश साल्वे एक बड़ा नाम है, लेकिन निचली अदालत में जहां तक क्रिमिनल ट्रायल का सवाल है, शायद क्रिमिनल ट्रायल करने वाला वकील पेश होता तो ज्यादा उनके लिए बेहतर होता। बहरहाल ये तो उनकी अपनी इच्छा है, वो किसको वकील रखें या ना रखें। एक कानूनी मसले पे सुनवाई हुई। तो फिलहाल इंतजार सुप्रीम कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस अवलोकन में देखता है, कैसे देखता है और अर्नब गोस्वामी का क्या होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।